स्वदेश में आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि बाजार में आज क्या रणनीति होनी चाहिए शुक्रवार की कमजोरी देखने के बाद। और इसके अलावा नतीजों का भी अब आखिरी चरण शुरू हो चुका है और इस हफ्ते काफी सारे अहम नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ग्लोबल मार्केट से किस तरह का एक्शन मिल रहा है और बाजार पर रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए, इसके लिए हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आज बाजार में क्या करना चाहिए। एक बार एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो कमजोर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों से भी। तो इसके पीछे वजह क्या है और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए ग्लोबल मार्केट से संकेत इस वक्त कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, ग्लोबल मार्केट के सिनेरियोज में सबसे पहले दो ट्रिगर्स जिनका आपको ध्यान रखना होगा और वो पूरी तरह से ग्लोबली इक्विटीज पर, दूसरे एसेट क्लास पर वे डाउन कर रहे हैं। पहला इन्फ्लेशन, वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो जिस तरह से यूएस और यूक्रेन के बीच में बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड हमने देखा यूएसए यूके से डिप्लोमेट्स अपने अपने सिटीजन्स को वापस कंट्री में लेने की बात कर रहे हैं और अब ऐसी स्पेकुलेशन भी है कि किसी भी वक्त यूक्रेन पर अटैक हो सकता है। तो उसके बीच में हम देख रहे हैं कि क्लियरली मार्केट्स पर फ्राइडे को ये सेंटिमेंट हावी होता हुआ दिखाई दिया। यूएस मार्केट्स एक बड़े फॉल के साथ तीसरे दिन फिर से गिरावट के साथ बंद हुए। लगभग डाउ में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक आपको 3% तक टूटते हुए दिखाई दिया और एसएनपी में भी आपको 2% की गिरावट शुक्रवार के ट्रेड को देखने को मिली। हालांकि यूएस फ्यूचर्स अभी कुछ बेसिस पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव का एक रुझान देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स में इस वक्त, लेकिन आप ब्रेंट क्रूड की इस वक्त चाल देखें। और निकाई से भी एक बार बात कर लेते हैं। एशियन मार्केट से भी आज खुलने के साथ ही एक बड़ी गैप डाउन के साथ और उसके दबाव के साथ आपको निकाई में काम होते हुए दिखाई दे रहा है। 2% से ज्यादा की इस वक्त गिरावट आपको निकाई में देखने को मिल रही है। तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं इस बड़ी न्यूज पे। और यूएस आप ऑयल की चाल देखिए, ब्रेंट क्रूड की जिस तरह से इस वक्त मूवमेंट देखने को मिल रही है, 2014 के बाद के लेवल्स दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। अब $96 पर बैरल के पास आपको क्रूड पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो वे डाउन कर रही हैं सारे ही ग्लोबली एसेट क्लास पर। उसका असर आपको क्लियरली इन बाजारों पे दिख रहा है और रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी दिखाई देता है। आप यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें, वही लेवल्स के आसपास फिर से यूएस डॉलर इंडेक्स वापस पहुंचता हुआ, अब 96 के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली जो क्यूज हैं वो वीक दिख रहे हैं यूएस मार्केट से, एशियन मार्केट से और दूसरे एसेट क्लास से भी। पूजा बिल्कुल। तो कमजोरी के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं और जैसा कि अभी प्रियंका भी बता रही थी कि यूएस रशिया और यूक्रेन के बीच जो टेंशन बढ़ रहा है, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एजेंसियों ने वहाँ पर नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की भी सलाह दे दी है। प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो फिलहाल जो टेंशन का माहौल है वो दिखाई दे रहा है एशियाई बाजारों की शुरुआत में भी और कमजोरी के साथ इस वक्त शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सजेक्स निफ्टी भी देखिए अब 1% से ज्यादा की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है। एक बार आपको दिखा देते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि आज मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए। एफआईएस की तरफ से जो लगातार हम बिकवाली का एक आंकड़ा देख रहे थे, अब वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और कैश मार्केट में खरीदारी करके गए, नेट खरीदारी का आंकड़ा आया और 109 करोड़ की खरीदारी एफआईआईएस की तरफ से देखने को मिली। डीआईएस की तरफ से लेकिन बिकवाली थी और 690 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली डीआईआईएस करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में अगर नजर डालेंगे तो एफआईआईएस ने बिकवाली की है यहाँ पर भी और 1053 करोड़ का आंकड़ा है ये। इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईआईएस ने खरीदारी की है, आंकड़ा बड़ा है, 1880 करोड़ के आसपास की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईएस करके गए हैं। तो ये कुछ संस्थागत निवेशकों के आंकड़े थे, लेकिन आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार पर ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए डेलीगेट ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज भारतीय बाजारों में क्या करें, संकेत तो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो टेंशन ग्लोबल माहौल में जो ग्लोबल संकेतों से जो टेंशन का माहौल इस वक्त निकल कर आ रहा है, आज भारतीय बाजार उस पर कैसा रिएक्ट कर सकते हैं? क्या और भी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट आप क्या देख रहे हैं मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, यस, जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्रेशर देखने को मिला बाजार में, ओवरऑल अगर बात करें तो इंडेक्स करीब 1% के कट के साथ बंद हुआ लास्ट वीक। कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बनी हुई थी इनिशियली, जहाँ पे कि आरबीआई के डॉविश स्टांस की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनी थी। जाते जाते जब यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े आए जो कि 40 साल के हाई पे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेंट करके गए हैं सेंटिमेंट्स को। उसके साथ ही साथ जब ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट्स हुई हैं,
चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, एंड उसका रिएक्शन एट द सेम टाइम डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स में कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे हैं। अर्निंग सीजन हम लास्ट लेग में है, कोई अब मेजर इवेंट सारे ओवर हो चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं ग्लोबल जो ट्रेंड है वही डिक्टेट करेगा मार्केट को, और वो नेगेटिव साइड पे इंडिकेशन कर रहा है। तो अब 17,100 का जोन है, आज के सेशन में वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तीसरा अटेम्प्ट होगा 17,000 के अराउंड पे मार्केट का। अगर हम 17,000 को होल्ड नहीं कर पाते हैं, फिर आप 16,800 16,600 तक के लेवल्स भी मार्केट शायद आपको दिखाए। बट एज ऑफ नाउ अभी तक इंडिकेशन जब तक ये 17,000 के ऊपर है तब तक पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से वहां पे आपको रिस्पेक्ट करे वो जोन और रिकवर देखने को मिले। बैंकिंग इंडेक्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग जरूर है, बट आज के सेशन में देखना होगा किस तरीके से बैंकिंग बिहेव करता है। तो यहाँ पे 37,400 37,700 का जोन है, वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे अगर रिबाउंड आता है तो 38,900 39,300 ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा। तो कमजोरी हावी रह सकती है बाजारों में। निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 17,000 से 17,100 इस वक्त दिखाई दे रहा है। और जैसा कि अजीत ने बताया कि अब सारे ट्रिगर्स मोस्टली ओवर हो चुके हैं और अब ग्लोबल मार्केट पर भारतीय बाजार भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस माहौल को देखते हुए अजीत, अब ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति अपनाएं, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कैसे रखें? देखिए, जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, बट एट द सेम टाइम पूजा यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अब हावी होते हुए दिख रही है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन रखना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और स्ट्रक्चरली जो स्टॉक थोड़े से वीक हैं, उसमें से पहला नाम मेरे जो जहन में आता है वो है आरबीएल बैंक का। बैंकिंग में इस स्टॉक ने काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है करीब 132 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए देखिए 149 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग जरूर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और एक डिस्ट्रीब्यूशन का बायस दिख रहा है। वो स्टॉक का है टाइटन, तो उसको आप शॉर्ट के लिए ले सकते हैं 2480 के स्टॉक के साथ 2380 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको ट्रेडिंग के लिहाज से भी दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, सुबह सुबह समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो बाजार में थोड़ा कॉशियस रहिए। जिस तरह से के संकेत आए, जो प्रियंका ने भी बताया, कमजोर संकेत मिल रहे हैं और अजीत ने भी बताया कि भारतीय बाजार अब इन संकेतों पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको मार्केट में बता दिए गए हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से भी पहला जो कॉल है वो है आरबीएल में बिकवाली करने की राय और टाइटन में भी बिकवाली करने की राय आपको दी गई है। इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डालें, उसमें निर्मल बांग ने दोनों ही कॉल्स में अपनी खरीदारी करने की राय दी है। औरोबिंदो फार्मा उनकी तरफ से पहला कॉल है जहां पर वो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। लक्ष्य जो सुझा रहे हैं वो 715 का है। 688 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर खरीदारी करिए। और जो दूसरा कॉल है वो है टाटा स्टील पर, यहां पर भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है 1280 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1220 का। तो दो कॉल्स में बिकवाली, दो में खरीदारी करने की राय आपको सुझाई जा रही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच की बात करें तो आज खबरों के लिहाज से एक्शन का है और नतीजे कौन कौन से आए हैं ओवर द वीकेंड ये भी समझ लेते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अभी तक कौन कौन से अहम नतीजे आए? अगर हम देखते हैं तो नतीजे में अगर हम बात करें तो ओएनजीसी का नतीजा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए क्योंकि गैस और क्रूड प्राइसेस दोनों ही सिक्वेंशियली अगर हम देखते हैं तो ऊपर थे। रेवेन्यूज कंपनी की 17% से ऊपर थी कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। नेट प्रॉफिट भले ही डाउन था अराउंड 52% और उसका पीछे का कारण ये था कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी को एक डिफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला था और उसी कारण हमें ये फॉल देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। बट अगर आप ऑपरेशनल देखेंगे तो नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। एबिटा 21% ऊपर था और एबिटा मार्जिन भी एक्सपैंड हुए करीब 56.1%। एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से भी हायर की साइड देखने को मिली है हमें ओएनजीसी से नंबर्स। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अशोक लीलैंड के नंबर्स काफ़ी वीक देखने को मिले। भले ही रेवेन्यू 15% अप था, एबिटा जो था वो 12% डाउन था ईयर ऑन ईयर और मार्जिन्स भी डिक्लाइन हुए करीब 4% के आसपास देखने को मिले थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। हनीवेल के नंबर्स भी काफ़ी वीक थे, रेवेन्यूज डाउन थे करीब 2% के, एबिटा डिक्लाइन हुआ 35% से, मार्जिन्स डिक्लाइन हुए 14.2% से। अगर लास्ट ईयर हम देखते हैं ये नंबर करीब 21.4% के आसपास थे। उसके अलावा मेट्रोपोलिस के नंबर्स भी काफ़ी वीक थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर
हम देखते हैं तो भले ही रेवेन्यू 18% ऊपर थे, एबिटा और एबिटा मार्जिन में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। एबिटा करीब 3% से डिक्लाइन किया और मार्जिन अगर हम देखते हैं तो 25.6% पे आए। लास्ट ईयर ये नंबर 31.4% के आसपास था। वोल्टास के नंबर्स ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे अगर हम देखें, और बाकी एसी कंपनी से भी अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे थे नंबर्स वोल्टास के। रेवेन्यू भले ही 10% से डिक्लाइन किया, करीब 1794 करोड़ रुपीस के करीब, बट अगर एबिटा का अगर हम नंबर देखते हैं तो करीब 7% से ऊपर था कंपेयर टू लास्ट ईयर। करीब 156 करोड़ के आसपास ये नंबर आया। ग्लेनमार्क फार्मा का नंबर काफ़ी वीक था, रेवेन्यू डाउन था, करीब रेवेन्यू भले ऊपर था करीब 3200 करोड़ के आसपास, बट जो पैट नंबर था वो डिक्लाइन किया कंपेयर टू लास्ट ईयर टू करीब 2222। उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स अच्छे थे, रेवेन्यू ऊपर आया 544 करोड़ के आसपास, और जो पैट नंबर था वो 172 करोड़ के आसपास आया, और लास्ट ईयर ये नंबर 108 करोड़ के आसपास था। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी वीक थे। टोटल इनकम अगर हम देखते हैं तो 5% से ऊपर था, पैट भी 4% से ऊपर था, बट जो ग्रोथ लोन ग्रोथ था वो काफ़ी वीक था मुथूट फाइनेंस के लिए। तो काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं आपको वायदा बाजार से, और निफ्टी के भी कुछ नंबर्स बताए हैं जहां पर कि आज नज़र रखिए आज नतीजों के लिहाज से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इन पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और ख्याति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स कैसी हैं? सबसे पहले तो देखते हैं जेपी मॉर्गन ने हीरो पे ओवरवेट किराया दिया है। लक्ष्य का है 3025 का। मार्जिन में कठिनाइयाँ होने के बाद भी मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे और वैल्यूएशंस भी कंपनी की काफ़ी अट्रैक्टिव है। फिर देखते हैं सीएलएसए ने मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी किराए को डाउनग्रेड करके आउटपरफॉर्म किराया दिया है। लक्ष्य का है 1650 रुपीज़ का। ईपीएस एस्टिमेट्स को 3 से 5% से कट किया है। फिर देखते हैं बोफा सिक्योरिटीज़ ने स्टार हेल्थ पे खरीदारी किराया रखा है। लक्ष्य का है 965 रुपीज़ का। स्टार हेल्थ ने यह भी कंफर्म किया है कि अगर अर्ली ट्रेंड्स को देखें तो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं Q4 के लिए, यानी चौथी तिमाही के लिए। फिर सीएलएसए ने अपोलो हॉस्पिटल पे आउट परफॉर्म किराया बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 5250 का। फंड रेज किया है कंपनी ने, और ये एक बहुत ही बड़ा अपसाइड रह सकता है। लेकिन इसका एबिटा FY 22-24 का एबिटा कट किया है 3 से 5% का लो मार्जिन की वजह से। आखिरी में देखते हैं IRB इंफ्रा पे सीएलएसए ने खरीदारी किराया दिया है। लक्ष्य का है 351 रुपीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की राय, और इसके अलावा काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। मुथूट फाइनेंस, स्टार हेल्थ पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। यहाँ पर नज़र रखिए अपोलो हॉस्पिटल में 5250 के टारगेट दिए गए हैं, और इसके अलावा IRB इंफ्रा पर भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है, और टारगेट दिया है 351 का। तो यहाँ पर नजर रखिए सीएलएसए की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है, यहाँ पर भी नजर रखिए। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिन पे की खबरों के लिहाज से आज एक्शन देखने को मिल सकता है। सौमित हमारे साथ बने हुए हैं डिटेल्स के साथ। सौमित बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा फोकस में रहेगा क्योंकि उन्होंने 21% स्टेक खरीद लिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जिसका नाम है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब ये स्टेक खरीदने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टेक है ये पूरे इंडिया फर्स्ट लाइफ कंपनी में वो करीब 65% के आसपास हो जाएगा। कैमलिन पॉइंट इन्वेस्टमेंट करीब 26% होल्ड करेगा, और बाकी का जो 9% है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगा। और बैंक ने ये भी कहा है कि आगे जाके जो लॉन्ग टर्म एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वो चलता रहेगा इंडिया फर्स्ट लाइफ के लिए। उसके अलावा बोदल केमिकल ने एक एक्विजिशन किया है, उन्होंने जो रिमेनिंग 20% स्टेक है अपना टर्की सब्सिडरी में वो खरीद लिया है बाकी पार्टनर्स से। करीब 32 करोड़ रुपीस का एक्विजिशन है ये, और ये जो एक्विजिशन है वो करीब 3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। और बोदल केमिकल ये भी कह रहा है कि ये एक्विजिशन के बाद ये जो टर्की का सब्सिडरी एक होली ओन सब्सिडरी हो जाएगा बोदल केमिकल्स के लिए। उसके अलावा अडानी पोर्ट्स फोकस में रहेगा क्योंकि उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है कोलकाता के हल्दिया पोर्ट को डेवलप करने के लिए। और टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि पीटीआई का एक रिपोर्ट आया है जो कह रहा है कि 5G ऑक्शन मई में होगा, और इसी कारण टेलीकॉम स्टॉक्स और टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि फाइबर कंपनीज HFCL, स्टरलाइट टेक ये भी फोकस में रहेंगे। और आखिर में हाइकिल और स्पंदना स्फूर्ति पे भी फोकस रहेगा क्योंकि दोनों ही कंपनी का आज बोर्ड मीट है जहां पे वो फंड रेज कंसिडर करने वाले हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रखिए, बॉडल केमिकल्स, अदानी पोर्ट्स,
टेलीकॉम शेयर भी आज रडार पर होने चाहिए और हिकाल और स्पंदना स्फूर्ति की भी आज बैठक होगी। फंड जुटाने पर विचार किया जा सकता है, तो ये आज के लिए ट्रिगर है, इन पर आज आपको नजर रखनी है। लेकिन नतीजों के लिहाज से आज काफी सारा एक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी की भी काफी सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो इस पर भी हमारी नजर बनेगी। और आज कोल इंडिया अपने नतीजे घोषित कर सकती है। नतीजों से क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए कोल इंडिया के नतीजे कैसे रह सकते हैं? कोल इंडिया इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे पेश कर सकता है क्योंकि कॉस्ट एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे थे और वॉल्यूम्स में भी हमने एक बढ़ोतरी देखी। रेवेन्यू फिगर की बात करें तो रेवेन्यू 27,500 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 16.3% इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 18.3% का इंक्रीज होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स में भी हम एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इस क्वार्टर में कंपनी के कॉस्ट काफी कम हो चुके थे। एबिटा मार्जिन्स 23.8% के आसपास आ सकता है वर्सेस 16.9% जो कंपनी ने क्वार्टर 2 में रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम 40% का जंप देख सकते हैं YOY बेसिस पर और 47% का जंप आ सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पर। रियलाइजेशन पर टन की बात करें तो उसमें हम एक माइल्ड डाउन टिक देख सकते हैं। रियलाइजेशन पर टन 1410-1420 रुपीज पर टन की रेंज में आ सकता है, जो 2% मार्जिनल 2% का डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। लेकिन एबिटा पर टन में हम एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एबिटा पर टन 400 रुपीज के आसपास आ सकता है, जो 50% इंक्रीज होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर कंपनी के कॉस्ट घटने के कारण और वॉल्यूम्स बढ़ने के कारण। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 6.5 टाइम्स FY22 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है और 5.8 टाइम्स FY23 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑल इन ऑल अच्छे नंबर्स हम कोल इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो कोल इंडिया पर नजर रखिए, आज अच्छे नतीजे आने का अनुमान है कोल इंडिया से, तो यहाँ पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए, ये तो था पूरा इक्विटी मार्केट का एक्शन, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह से ट्रेड करें ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए कुंवर ग्रुप के रवि देओरा जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ईटीना स्वदेश को। आपसे कमोडिटी मार्केट पर व्यू लेना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसे ब्रेंट क्रूड में भी एक उछाल देखा और सोने में भी एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो इन सबको देखते हुए, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग। जरूर से पर्टिकुलर बात करें तो ये वीक का जो पूरा फोकस है वो रशिया एंड यूक्रेन के बढ़ते तनाव के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो दोनों मैंने जो आज कमोडिटीज आइडेंटिफाई करके रिकमेंड किए वो दोनों ये तनाव के चलते ही मैंने रिकमेंड किए। पर्टिकुलर लग रहा है कि ये जो इश्यू है उसमें दोनों में से एक भी कंट्री ब्रेक लेने को तैयार नहीं है और काफी इंटरवेंशन किया फ्रांस ने, यूएस ने, जर्मनी ने, फिर भी अभी कुछ इसमें आउटकम निकल के नहीं आया। कल जर्मनी का फाइनल मीटिंग है रशिया के साथ एंड आज भी देखे तो कुछ ना कुछ कमेंट आएंगे और ये कमेंट की वजह से लग रहा है कि जो एज अ पार्ट ऑफ सेफ हेवन गोल्ड पॉजिटिव रह सकता है। गोल्ड के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीद करके चले 49,800 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 48,750 का लगा है। तो पहला मेरा आज का कन्विक्शन कॉल है। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो नेचुरल गैस। अगर कोई कमोडिटी की सप्लाई सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी तो वो रहेगी नेचुरल गैस, क्योंकि रशिया यूरोप की काफी बड़ी डिमांड को कैटर करता है एंड अगर कुछ भी ऐसा कंसर्न निकल के आता है तो नेचुरल गैस की जो रशिया से यूरोप में सप्लाई है एंड वो पाइपलाइन है उसको काफी इफेक्ट हो सकता है। आई थिंक नेचुरल गैस भी पॉजिटिव रह सकता है। 310 ये वीक के टारगेट के लिए नेचुरल गैस फरवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करे। 288 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। ओके रवि, ये दो रणनीति तो आपने सुझाई, लेकिन एक और फॉलोअप क्वेश्चन लेना चाहेंगे। ये जो टेंशन चल रही है, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट बेस मेटल्स पे पड़ सकता है? जरूर से बेस मेटल में मिक्स इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो यूरोप है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है अभी हायर एनर्जी कॉस्ट, क्योंकि काफी जो सप्लाई है रशिया से यूरोप में वो लगातार महंगी हुई है। तो ये दोनों की जो प्रोड्यूसर्स है, स्प्लेटर्स है, वो लोग ने अपना जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कट किया है। साथ में एनर्जी कॉस्ट में आप क्रूड भी देखें तो जिंक एंड एल्यूमिनियम ये दो कमोडिटीज है जिसमें 35% तक जो कॉस्ट है वो एनर्जी कॉस्ट पार्ट उसका है। तो आई थिंक ये दो कमोडिटी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है ये कंसर्न से।
थोड़ा इकोनॉमिक कंसर्न्स अगर आगे जाके ये कुछ वॉर में या कुछ इसमें नेगेटिव न्यूज आया तो आप बेच के चल सकते कॉपर, क्योंकि कॉपर को इतना ज्यादा वहां से सप्लाई का लेना देना नहीं है। वही बात करें तो कॉपर वैसे भी देखे तो एक हाई बीटा कमोडिटी है, तो मुझे लग रहा है कि ये इश्यू पे अगर अभी रिएक्ट करना है, मीन्स कुछ पे एस्केलेट नहीं होता तब तक, आई थिंक जिंक एंड एल्यूमिनियम में बाई करके चले। एल्यूमिनियम का कॉन्ट्रैक्ट कल का क्लोज 253 के करीब था, ये बाय कर ले 250 के स्टॉप लॉस के साथ, 260 तक के टारगेट मिल सकते हैं। जिंक में 303 के करीब बाय करके चले 300 के स्टॉप लॉस के साथ, 312 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फॉर्चुनेटली ये जो भी इवेंट चल रहा है, ये जो भी कंसर्न चल रहा है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पहली बार ये दो कमोडिटी पे आ सकता है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में बिकवाली करके चलिए, बेस मेटल्स में भी इसका कुछ मिक्स्ड इम्पैक्ट पड़ सकता है। एल्यूमिनियम और जिंक में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा जो दो और रणनीति आपको सुझाई गई उसमें नेचुरल गैस, यहाँ पर भी उछाल देखने को मिल सकता है। ये जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से 310 तक के लेवल्स के लिए, और सोने में भी खरीदारी करके चलिए 49,800 के लेवल्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट में भी आज इसका सेंटिमेंट के लिहाज से जो भी रणनीति हमने आपको बताई, इस पर आप नजर रखिए। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और भी खबरों पर चर्चा करेंगे, आप बने रहिए।